महाराज जी कभी अकेले नहीं आते थे, 2-3 जीप आती थी उनके साथ। अच्छा, दो को लस्सी दे देते थे, महाराज जी को भी देते थे, महाराज जी भी ले लेते थे। तो महाराज जी को पता था समाधि लग जाती थी, महाराज जी के सामने की बात है। अच्छा, हाँ, महाराज जी कहते थे कि गुरुदत्त शर्मा को मत उठाना, वो समाधि में है। जो हम लोग करते थे शाम के समय आरती वारती करते थे, तो हम लोग डर के मारे धीरे धीरे करते थे। अगर तो तेज तेज करें तो पापा को फिर समाधि लग जाती। कि कैंची में प्रारंभिक अवस्था है और एक छोटा सा पुल बना हुआ है, महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं, नीचे एक सज्जन खड़े हैं और वो पहचान में नहीं। माँ वहाँ घर पर रहती थी, तो आर्थिक संसाधन कैसे जुटते थे? किंतु बाबा उनको कहते थे, हमारे पूज्य पिताजी को, दीदी के पैर छू, ये दीदी है तेरी। तो मम्मी को तो गुस्सा आता होगा। हाँ, मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। महाराज जी आते थे, पैसे वैसे दे के चले जाते थे, फिर उनसे चलता रहता था काम। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों से भी आपको मिलवाते हैं। आज हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं, उन्होंने बताया था कि जब महाराज जी पहली बार आए थे ना, तो दही खरीद के लाई थी, है ना। तो दीदी यहीं से बात शुरू करते हैं। तो आप जब दही खरीद के लाई, महाराज जी आए घर में, तो फिर क्या व्यवस्था हुई? फिर महाराज जी के लिए एक तखत डाल रखा था पापा ने, स्पेशल महाराज जी के लिए। तो महाराज जी तो तखत पे बैठते थे जी, और बाकी सब भक्त लोगों के लिए दरी नीचे बिछा दी जाती थी। पूरे रूम में भक्त लोग आके बैठते थे। अच्छा। और महाराज जी कभी अकेले नहीं आते थे, 2-3 जीप आती थी उनके साथ। अच्छा, 2-3 जीप लोग आते थे। हाँ, जीप में आते थे लोग। अच्छा। तो वो सब भक्त होते थे। महाराज जी बहुत जल्दी चलते थे। अच्छा। हाँ, आके बैठ जाते थे फटाफट, सारे लोग आते रहते थे और महाराज जी के सामने ऐसे बैठ जाते थे नीचे। अच्छा। फिर हम लोग उनको लस्सी, उस समय इतने पैसे तो थे नहीं, तो थोड़ी सी दही ले आते थे, तो पतली करके लस्सी करके सबको लस्सी दे देते थे। महाराज जी को भी देते थे, महाराज जी भी ले लेते थे, क्योंकि पापा महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त थे जी। हाँ, पापा को तो समाधि भी लग जाती थी वहाँ पे। हाँ, वहाँ आश्रम में भी, वृंदावन में भी। कैसे लगती थी समाधि? समाधि ऐसे लगती थी, एक बार कानपुर में, मेरे सामने की बात है तो मैं बता सकती हूँ। जी जी जी। सुबह 6 बजे, होली का दिन था, सुबह पापा उठे, जल्दी नहा लेते थे। 6 बजे नहा धो के पापा बैठ गए पूजा करने। अच्छा। तो हम सोचे कि 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, शाम को 4 बजे उठेंगे। पापा को तो सुबह से लेके शाम तक ही, रात को 8-9 बजे तक ही उठे ही नहीं, हिले ही नहीं पापा। अच्छा। ना बाथरूम आया, ना भूख लगी, ना प्यास लगी एकदम। तो फिर हमें बाद में पता चला कि इसको कहते हैं समाधि लगना। अच्छा। बाद में बताया। फिर पापा वहाँ जाते थे महाराज जी के आश्रम में, वृंदावन में, तो वहाँ पे समाधि लग जाती थी। तो उस दिन कैसे समाधि से बाहर कैसे आए? फिर कुछ नहीं, रात को 9-10 बजे के करीब उठे। फिर उठ के फिर जब आए पापा बाहर, सब लोग आरती करते थे शाम को, नियम था घर में। तो सारी बहनें हम लोग आरती कर रहे थे, आरती कर चुके थे। तो हम लोग जब आरती करके ही चुके ही थे, तभी पापा उठ के फिर बाहर आए। तो तब हम लोग आश्चर्य से कर रहे थे, ना सुबह से खाना खाया, ना पानी पिया, ना प्यास, ना कुछ। और फिर पापा फिर रात को होली का खाना भी पापा ने रात को ही खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो हमें ये नहीं पता था कि इसको समाधि बोलते हैं। वो जब महाराज जी के वहाँ वृंदावन में लगी ना, तब हमें पता चला, अच्छा वो भी समाधि थी जो पापा उस दिन। अच्छा, वृंदावन में कैसे लगी थी? वृंदावन में तो महाराज जी को पता था समाधि लग जाती थी, महाराज जी के सामने की बात है। अच्छा। हाँ, महाराज जी कहते थे कि गुरुदत्त शर्मा को मत उठाना, वो समाधि में है। अच्छा। हाँ, वो कमरे में बैठे रहते थे और पापा महाराज जी किसी और को जाने भी नहीं देते थे वहाँ। अच्छा। हाँ, कहते थे कि उसको मत उठाना और वो समाधि में है। अब समाधि का हमें वास्तविक अर्थ तो नहीं पता, बस यही पता है कि हाँ, समाधि में वो जो बताया था, ये भी महाराज जी ने बताया था, जो वो सांस लेते हैं उतने टाइम वो सांसें काउंट नहीं होती हैं लाइफ में। अच्छा। हाँ, समाधि होती है तो मतलब सांस नहीं होती है उसमें, तो ऐसे होती है। महाराज जी ने ये बताया था? महाराज जी ने ये बताया था कि उसमें उस समय मतलब कि सांसें काउंट नहीं होती उस समय, जो इंसान ले रहा है, जैसे सुबह से शाम तक बैठे हैं पापा, तो एक दिन की अगर अवस्था है तो एक दिन और आगे बढ़ गया उनका, बढ़ गया। ये था, तब हमें पता चला, अच्छा इसको समाधि कहते हैं, नहीं तो पता ही नहीं था समाधि क्या होती है। समाधि आपको याद होगा, जब संतोष दीदी से बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया था
कि पापा जब घर में होते हैं तो हम लोग आरती भी बहुत धीमे धीमे करते हैं, कि पता चला कि जब तेज अगर हम लोग करते हैं तो उन्हें समाधि लग जाती थी। समाधि बहुत लगती थी पापा की, जब महाराज जी जाते बहुत पूजा करने लगे थे। अच्छा। बहुत एक पूजा में बैठे रहते थे, समाधि लग जाती थी। तो सुबह से लेकर शाम तक अच्छा। हाँ, उठते ही नहीं थे। अच्छा। लोग हमें रंग लगाएंगे, मैं परेशान करेंगे। तो अच्छा, समाधि में नहीं ये तो महाराज जी समाधि लगाते थे तो वो ऐसे कभी कर देते थे या ऐसे अंगूठा छुआ देते थे। तो अब जैसे घर में है और होली है तो घर में अपने आप समाधि लग जाती थी क्या? जब मैं बैठती थी बैठते थे, बस इतनी देर करते रहते थे, फिर वो हिलते ही नहीं थे। अच्छा। हम लोग समझ जाते थे पापा समाधि लगी। हिलाया भी हिलाओ तो बड़ी वाली समझदार जाते थे। अच्छा। लेकिन हाँ, अच्छा। फिर अपने आप ही समाधि से करते। पूजा हम लोग करते थे, शाम के समय आरती वारती करते जी। थे। तो हम लोग डर के मारे धीरे धीरे करते थे, अगर तो तेज करें तो पापा को फिर समाधि लग जाती। बहुत तेज उछल के करते थे। अच्छा। बहुत तेज फिर उसी में समाधि लग जाती थी। अच्छा। फिर गिर पड़ते थे कई बार, चलते एकदम समाधि लग जाती थी। एक हरे बदन के बहुत छरछरे थे, है ना। देख लीजिएगा चित्र, एक महाराज जी का चित्र है कि कैंची में प्रारंभिक अवस्था है और एक छोटा सा पुल बना हुआ है, महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं, नीचे एक सज्जन खड़े हैं और वो पहचान में नहीं आते हैं। लेकिन जब बहुत सारे चित्र हमने देखे तो मुझे पता चल गया ये उनका अपना स्टाइल था महाराज गुरुदत्त शर्मा जी का, और वही खड़े हैं। वृंदावन में भी जो आश्रम है उसमें भी कई चित्र हैं। तो वो जब समाधि में जाते हैं, प्रकाशन जोशी की भी बात मैं बता चुका हूँ, कमिश्नर थे, उनके पुत्र जब आते थे उन्हें भी समाधि लग जाती थी। कैची धाम में मेरी मुलाकात हुई थी। तो एक नई बात महाराज जी ने बताई आपके मुखारबिंद से कि समाधि में जो समय गुजरता है वो जीवन में जुड़ जाता है, यानी उतना जीवन बढ़ जाता है। दीदी ये बताइए कि पापा तो महाराज जी की सेवा में रहते थे और आप उस समय तक 7 बहनें हो गई थी। हाँ, 7 बहनें हो गई। अच्छा, तो और पापा पुत्र प्राप्ति के लिए ही गए थे। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए गए थे। तो महाराज जी ने से उन्होंने कहा क्या हुआ? नहीं, महाराज जी से नहीं कहा। महाराज जी को पहले ही पता था कि ये किस लिए आए हैं। अच्छा। तेरे नहीं 5 थी तब तक, उस समय 5 थी। तेरे 5 लड़कियां हैं ना, जा आपकी पुत्र होगा। तो पापा ने अपनी बात कही नहीं, महाराज जी ने कह दिया, अपने आप कह दिया। हाँ, अपने आप कह दिया कि तू पुत्र की इच्छा से आया ना, तेरे 5 बेटी है ना, जा आपकी बेटा होगा। और फिर जब पंकज हो गया, जब मेरा भाई हो गया, तब तो पापा को बस महाराज जी के अलावा कुछ नहीं सोचता था कि महाराज जी ने कैसे मुझे पहचाना, कैसे बाहर भेज दिया कि शर्मा आया बुला के ला। पहले दिन से ही आस्था जाग गई थी। और फिर पापा तो उन्हीं के साथ रहते थे। पंकज भी हुआ था तो पापा नहीं थे घर पे। अच्छा। हाँ। और पंकज भैया के बाद 2 बहनें और हुई। 2 बहनें, हाँ। उसके बाद पंकज के बाद 2 बहनें और हैं। एक बहन है तो उसके साथ तो ये 2 हुए थे जी। ये तो महाराज जी के, तब पापा महाराज जी के साथ ही थे, तो महाराज जी के साथ ही थे। तो एक भाई हुआ था, एक बहन हुई थी, एक गुड़िया थी, एक के साथ भाई था। अच्छा। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि पापा आएंगे तो आपकी बताएंगे पापा हमारे भाई बहन हुए हैं, पापा हमारे भाई बहन। तो पापा आए तो हमने कहा पापा एक भाई एक बहन आया। पापा कहते हैं मुझे महाराज जी ने वही बता दिया था जल्ली जल्ला हुए हैं। महाराज जी ने वही बता दिया था कि जल्ली जल्ला हुए हैं तेरे, जा। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मैं आया हूँ। घर हो गया। हाँ। माँ वहाँ घर पे रहती थी, तो आर्थिक संसाधन कैसे जुड़ते थे? आर्थिक संसाधन हम लोग बहुत ही गरीब थे, इधर उधर से मांग तांग के काम चलाते थे। कहीं से आटा ले आते थे, फिर कहीं से फिर पापा आते थे। और एक बात है कि पापा ने 10 साल जॉब नहीं की, छोड़े रखी जॉब, और 10 साल बाद आए हैं तो जॉब पे गए हैं, कोई कुछ नहीं, किसी ने पूछा जॉब ज्वाइन हो गई सेम डे। अच्छा। नहीं तो कोई भागना नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं, जैसे कल की थी ऐसे आज जॉब आराम से मिल गई उनको। जब पापा आते थे तो महाराज जी देते होंगे उनको पैसे। एक बार मम्मी परेशान होकर चली गई थी जब बिल्कुल कुछ नहीं था खाने क्या के लिए। हुआ था? खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था घर में, ना आटा वाटा कुछ भी नहीं था। तो मम्मी रोती रहती थी, क्या करती फिर, इतने सारे बच्चे खाने वाले, तो सामने से मांग के ले आती थी। तो मम्मी को एक दिन बहुत ही ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ना, तो मम्मी ने बिना टिकट विकट के और कैंची के लिए वहाँ नैनीताल के लिए चली गई।
नैनीताल के लिए गई कि मैं महाराज जी से जाके कहूँगी आप तो इनको लेके बैठे हुए, तो मैं इन्हें कहाँ से खिलाऊं बच्चों को। हाँ, तो पूरा गुस्से में भर के गई थी। तो फिर मम्मी गई इधर से, किसी ने नहीं पूछा टिकट उनसे, किसी ने टिकट नहीं पूछा, चली गई। और पूछते पाछते वहाँ उतर के, हल्द्वानी उतरी थी शायद, वहाँ से उतर के कैंची आश्रम गई, बस में चली गई तो महाराज जी तखत पे बैठे हुए थे, वहाँ जाके सीधे चली गई महाराज जी के सामने ही। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने फिर पापा को बुलवाया, लेकिन तब तक पापा आए नहीं थे। तो महाराज जी से इन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कि मैं क्या खिलाऊं बच्चों को, इनको तो आप अपने पास बिठाए रहते हो, क्या खिलाऊं। फिर महाराज जी ने मम्मी को किससे कहा था, पता नहीं, कोई थे, डॉक्टर थे, कोई थे, उनसे कहा था इनको पैसे 2 लाख के। फिर उन्होंने 3000 रुपये मम्मी को ला के दिए। अच्छा। हाँ। और फिर महाराज जी ने पापा को बहुत कहा कि चले जाओ, इसके साथ चले जाओ, पापा नहीं आए। फिर मम्मी अकेले ही 3000 रुपये लेके उधर से आ गई। फिर जिसका लिया था उधार लेके खिलाती रहती थी, उसको दिए। उस समय 3000 की बहुत वैल्यू थी। तो सबको दिया और फिर बचे में से राशन वाशन खरीदा। और पापा चले गए थे, लेकिन जीजी की पढ़ाई फिर भी थी। जीजी को मम्मी ने पढ़ाया। हमारी बहन पहली थी जो पूरे रेलवे कॉलोनी में बीए में एडमिशन लिया था। अच्छा। मम्मी तहसीलदार की बेटी थी, मम्मी के पास सोने की तगड़ी, सोने का हार वार, मम्मी के पास बहुत जेवर था, तहसीलदार की बेटी थी मम्मी। तो मम्मी ने अपने सारे जेवर बेच के जीजी को कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तो मतलब पूरे कॉलोनी में पहली लड़की थी जीजी जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। वरना स्कूल से ही वापसी होती थी। स्कूल से सब स्कूल करके बैठ जाती थी लड़कियां, तब तो पढ़ाते ही कौन था, और स्कूल करा लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो जीजी ने पहले ने जब एडमिशन लिया कॉलेज में, तब जीजी के देखा देखी सारे कॉलोनी की लड़कियों ने एडमिशन लिया कॉलेज। अरे वाह। हाँ, जो सबसे बड़ी दीदी थी, सबसे बड़ी जीजी। फिर पढ़ाई की एक प्रक्रिया चालू हो गई। हाँ, फिर जीजी ने फिर तो पढ़ती गई, फिर डॉक्टरी भी की जीजी ने जी। और जीजा जी भी डॉक्टर थे, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, डॉक्टर विमलेश शर्मा। मुझे दीदी के सौभाग्य से दर्शन करने का अवसर बस यही था कि मिलेंगे, लेकिन कोरोना का जो दौर आया उसमें संभव नहीं हो पाया और वो विदा ले गई। रामकृष्ण जी का चित्र, छोटा सा वीडियो भी आप देख रहे हैं। का मूल कारण ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष महाराज जी की दृष्टि में क्या था? धर्म था त्याग करने के लिए एक मंत्र। धर्म, अर्थ क्या था कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि जिससे हो, ये अर्थ। धर्म, अर्थ, काम क्या था कि हमारी दृष्टि हमारी गृहिणी के अलावा पुत्री की और बहन की और बेटी की हो, हम दूसरे को इस तरह से देखें। भगवान के श्री चरणों को चापती हुई अनंत पर्वतीय महिलाएं, माता सिद्धि मां और अनेक विषय बन सकता है लोगों की संदेह और भ्रम की दृष्टि का, किंतु बाबा उनको कहते थे, हमारे पूज्य पिताजी को, दीदी के पैर छू, ये दीदी है तेरी, ये मेरी बेटी है। तो वे पैर छुआते थे। महिलाओं को आश्रय देकर, विधवाओं को आश्रय देकर, बेटियों का विवाह करा के, बच्चों पर शक्तिपात करके उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग दिखाना तथा वृद्धों की सेवा करने का निर्देश देना, ये निश्चय ही महाराज जी के ऐसे दृढ़ शिव संकल्प स्वरूप बाबा के ऐसे महामंत्र थे जो लोक संग्रह करके लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो लोग जानते नहीं जन कल्याण। ये वीडियो जो आपने देखा तो ये याद है हमारी कानपुर में ऐसे महाराज जी के अनन्य भक्त की जिन्होंने महाराज जी की सेवा की थी, है ना। तो स्मृत सुधा पत्रिका निकलती थी। हाँ। तो उसका संपादन कौन करता था, कौन निकालता? जीजा जी करते थे, रामकृष्ण शर्मा। आपके पास प्रतियां होंगी? हाँ। कितनी प्रतियां धरी रखी हैं? बहुत, वो उन्होंने एक बार मांगी थी, वो कहाँ इलाहाबाद में रहते हैं कि कोई है कि हमें महाराज जी की पुरानी स्मृति सुधा दो, तो मैंने संभाल के 1-2 रखी हुई हैं। अभी रखी बहुत हुई पुरानी। हाँ रखी है। तो वो लेने नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए लेने। तो अब हम आ गए। हाँ, हम आपको दे देंगे। हम ले जाएंगे। हाँ, आपको दे देंगे। हाँ। तो सब पढ़ी पढ़ाई। जी। आर्थिक रूप से विपन्नता रहती थी, गहने बेच दिए, जो भी संसाधन थे वो कर दिए। 10 साल तक वो ड्यूटी नहीं गए, एक दिन नहीं गए। और 10 साल बाद जैसे आए महाराज जी के मतलब शरीर छोड़ने के बाद पापा गए स्टेशन, और पापा को ऐसे जॉब मिल गई जैसे पापा कल ही जॉब करके गए।
कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं, और जाके अपना साइन किया, अटेंडेंस लगाई, जॉब को कुछ नहीं हुआ। पहले उसकी तनख्वाह मिली थी कि नहीं? नहीं, जब जॉब पे नहीं जाते थे तो तनख्वाह नहीं मिलती थी। तनख्वाह नहीं मिलती थी? नहीं। अच्छा, जब महाराज जी चले गए इसके बाद उन्होंने जॉब शुरू हाँ, उसके बाद जॉब शुरू की। उसके बाद जॉब पे गए तो ऐसा लगा ही नहीं कि इन्होंने जॉब छोड़ रखी थी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहीं पे काम करते थे। फिर तो पापा CPS रिटायर हुए, चीफ पार्सल में। भैया कौन से वर्ष में जन्म लिया पंकज भैया ने? मुझे याद नहीं, सन्नो के 5 साल बाद, 5 साल छोटा है। अच्छा, तो उससे हाँ। ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि कुछ कभी कभी गणित लगाया करता हूँ कि कब कौन सी लीला हुई है। तो पंकज भैया से भी मुलाकात होगी, फोन पे उनसे भी बात हो चुकी है, लेकिन समय तो अब जानते हो कि जब महाराज जी दिलवाएंगे तो हम पहुँचेंगे वहाँ। आज वृंदावन में बैठे इसीलिए हैं कि यहाँ भी एक संयोग है, और महाराज जी जब बुला लेते हैं तो मैं आ जाता हूँ। दीदी, आर्थिक विपन्नताओं में जब जीवन गुजरा, हाँ जी, तो आपको बाबा जी पे गुस्सा नहीं आता था कि ये? तो हमें नहीं आता था। हम लोग ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी, मैं सिलाई भी करती थी। तो उस समय 6th-7th में आके 7th-8th, पापा तो बहुत समय तक थे ना। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने सिलाई भी करना शुरू कर दिया, सिलाई भी करती थी। और क्योंकि मैं पहले नानी के यहाँ थी, 6 में ही आई थी मैं यहाँ, तो फिर उसी से आ जाता है तो थोड़े बहुत पैसे। ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी छोटे बच्चों को। अच्छा, जब मेरा 10th था। फिर सब बहनें ऐसा करती थी कि आप ही करती थी? मैं ही करती थी, सब बहनें नहीं करती थी। सब बहनें और इतने सारे भाई बहन थे, उनको ले जाती थी, तभी तो मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं कर लेती थी। अच्छा, तो मम्मी को तो गुस्सा आता होगा? हाँ, मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। महाराज जी आते थे, पैसे वैसे दे के चले जाते थे, फिर उनसे चलता रहता था काम धीमे धीमे। धीमे गृहस्थी की गाड़ी जो चलती रही। अब जैसे कभी कभी महाराज जी लगता था कि गुरुदत्त शर्मा बाबा हो गए, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, सब लोग तो यही कहते थे। तो जो श्रद्धा आपकी मम्मी में, तो क्या वो डगमगाई थी या श्रद्धा भी थी और झगड़ने का भी मन किया करता था? क्या स्थिति रहती थी? आप तो बेटी हैं, आपको पता होगा। नहीं, वही जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो फिर गुस्सा तो आती है ही, मम्मी को भी आती थी। वहाँ बैठ जाते हैं महाराज जी, वहाँ ले जाते हैं, मैं यहाँ कहाँ से खिलाऊँ बच्चों को। तो आस्था भी थी। आस्था तो इतनी थी कि एक बार महाराज जी आए थे तो तब मम्मी के बहुत पैर वैर में, घुटने में, सब में दर्द था, बाएं भर गई थी। सिर पकड़ो तो पैर हिलते थे, पैर पकड़ो तो सिर हिलता था, मम्मी पूरी हिलती रहती थी। हाँ, फिर महाराज जी आए पापा को लेके। महाराज जी को तो सब पता होता था। फिर आए तो पापा ने ऐसे ले जाके मम्मी को वहाँ रख दिया, क्योंकि मम्मी तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गोदी में ले जाके वहाँ रख दिया नीचे महाराज जी के सामने। महाराज जी को सब पता था, फिर भी कहते हैं क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा ऐसे ऐसे महाराज जी, मेरे को तो मतलब कुछ भी नहीं। मम्मी तो बोल ही नहीं पाई, रोती रही। थोड़ी देर वहाँ रख के फिर पापा बिस्तर पे ही रखाए थे मम्मी को। फिर जब महाराज जी चले गए तो मम्मी की तबीयत ठीक हो गई। पापा भी चले गए थे, रुक गए थे? पापा भी चले गए, मम्मी की तबीयत ठीक हो गई। फिर जब पापा आए 1 आध महीने बाद, तो पापा ने बताया कि तुमने महाराज जी को क्यों बता दिया पैरों में दर्द है, और वहाँ महाराज जी ने तुम्हारा दर्द अपने में ले लिया था। वहाँ तो सेवा करने वाले इतने सारे लोग, तो ऐसे करते थे, ऐसे अपने ऊपर ले लिया और मम्मी एकदम ठीक हो गई थी। कभी कभी क्या कि महाराज जी कोई प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन जो करते थे वो आपके मुखारबिंद से स्पष्ट हुआ है कि अपने भक्त का दर्द हर लेते थे। उनका कष्ट था वो स्वयं सहते थे। मुझे बहुत सारी बातें याद आया करती हैं जब महाराज जी की इस तरह की बात होती है। आपने देखा था कि युधिष्ठिर सिंह को भूमियाधार में नाग ने काट लिया था, है ना? तो वो विष भी उन्होंने ही झेला था। हमने जब वृंदावन में तृतीय कक्ष में जो उनकी जीवन लीला पर एक यूं कहें कि संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है, तो उसमें भी ये कई गाथाएं हैं उसमें, जिसमें एक गाथा तो ये है कि 2 बजे उन्होंने रोटी दाल आश्रम में बनवा के खाई थी, क्योंकि एक भक्त को भूख लग रही थी और वो यहाँ से विदा ले रहा था, है ना? तो ये महाराज जी को पता होता है, और महाराज जी को जब ये सब कुछ मालूम होता है तो महाराज जी भक्त की बात करते हैं। दीदी, सब बहनें बैठती थी घर में, तो महाराज जी की चर्चा हुआ करती थी? हाँ, महाराज जी की चर्चा होती थी। महाराज जी एक बार तो महाराज जी ने बहुत सारे कंबल ओढ़ लिए थे। अच्छा, और फिर आपके घर पे रुके थे क्या? नहीं, घर पे नहीं थे। ये कहाँ बताए थे, इलाहाबाद में थे शायद। अच्छा। तो फिर बाद में सुबह पता चला कि जहाँ रुके थे जिनके यहाँ, उनका बेटा फौज में था।
जी। तो वो बोला मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मुझे गोली लगने वाली थी एकदम, हैं, और मतलब मुझे लगी नहीं, पता नहीं कौन सी शक्ति थी, मुझे बचा लिया। और वो कंबल जब महाराज जी के ऊपर से सुबह हटाए तो लहू लुहान थे, महाराज जी के कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो कंबलों में खून था, तो कंबलों में खून था। तो वो बच गया था बच्चा तो, लेकिन ऐसा हुआ था। पता नहीं कैसे ये लीला थी। एक कथा मैंने आपको सुनाई थी, जहाँ जिनका बेटा युद्ध भूमि में था, गोलियां बरस रही थीं, कंपनी के अन्य व्यक्ति शहीद हो चुके थे, और उनके शहीद होने पर भी महाराज जी ने रात में ही उनके माँ बाप को कहा था ये कंबल जो है जल में प्रवाहित कर दो। उसमें गोलियों की खनक थी। वही कहानी है, वही कहानी है। तो ये कहानी आपको किसने बताई थी? पढ़ी थी ये कहानी। अच्छा। ये सच बात थी। उसमें बहुत सारी कहानियां लगातार स्मृति सुधा निकलती थी, तो हर बार सब लोग अपनी आप बीती लिखते थे उसमें। जी। अच्छा। इसमें सुधा हम यहाँ से जो प्रतियां मिलेंगी हम अपने साथ लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे उन कथाओं को आपको फिर से आप तक पहुँचाएं। मैं इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा होता है ना, बीच बीच में बात करते करते मुझे लगता है कि उम्र के जिस पायदान पर दीदी हैं, हम सोचते हैं कि उन्हें बीच बीच में आराम भी मिल जाए, है ना। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। राम राम।